आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य। वित्तीय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य का मतलब है कि हमने इस काम को करना क्यों है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किसको अचीव करने के लिए, किस गोल को अचीव करने के लिए हम जो है इस काम को करने वाले हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको हमने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। पहला होगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और दूसरा होगा आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो ये जो दो पार्ट्स हैं इसके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि उसको मैक्सिमाइज करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसको करना है, चाहे वो आपका प्रॉफिट को बढ़ाने वाली बात है या वेल्थ को बढ़ाने वाली बात है, धन संपदा को बढ़ाने वाली बात है। तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो जैसे आपको पता है कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। और दूसरा जो इसमें दिख रहा है आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो है वो स्टॉक प्राइजेस को जो है वो बढ़ाना है। तो जो कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसका मतलब या फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि जिससे हमने जो है उसकी सिक्योरिटीज़ के स्टॉक की वैल्यूज़ को बढ़ाना है ताकि अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ सके। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और दूसरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली पहले बताओ हमें कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्या मानते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हमने दोनों उसके पॉइंट्स अगेंस्ट में पढ़ने हैं और इसके फेवर में पढ़ने हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस के लिए सूटेबल क्यों है और वो सूटेबल क्यों नहीं है, क्यों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सही ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमने जो है वो दोनों चीज़ें पढ़नी है, उसकी आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड आर्गूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बेसिकली है क्या कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। और हर एक बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, सबसे पहली बात तो सर्वाइवल की, जब आप सर्वाइव कर सकते हैं तभी जो है आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहती है और उसको ग्रो करने के लिए जो है वो जितना प्रॉफिट होगा उतनी ही बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो एक बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं ताकि जो हम अपने कंपटीटर्स को फेस कर सकें, या कभी कोई सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है तो उसको हम फेस कर सकें, या गवर्नमेंट ने कोई जो है वैसी पॉलिसी ले आई है जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है या कई तरह के नए रिस्क आ सकते हैं, तो उसको हम फेस कर सकें। वो हम तब तभी कर पाएंगे जब हमारे पास जो है वो प्रॉफिट सफिशेंट होगा। तो इसमें हम इसके पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो इसके फेवर में, कि क्या क्या जो है चीज़ें हमारे इसके फेवर में है कि हमें जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आप देख रहे हो एम ऑफ एवरी बिजनेस, कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस यूनिट का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारी कोशिश हो कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरा जो पॉइंट है देख सकते हैं आप, मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी, कि उससे जो है वो एफिशिएंसी का पता चलता है कि बिजनेस जो है वो कितने अच्छे से चलाया जा रहा है। अगर उसकी एफिशिएंसी को देखना है हमने तो उसके लिए हमें जो है वो देखना पड़ेगा। हम अभी कहें अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमने कंपेयर करना है तो हम कहते हैं कि मुझे किसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है दैट मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, कि वो एक बैरोमीटर, एक मापक यंत्र है हमारे पास जिससे हम जो है वो बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं।
तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज हेल्प्स इन एडवर्स बिजनेस कंडीशंस लाइक रिसेशन, सीवर कंपटीशन। यानी कि जो अगर ये एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स बिजनेस कंडीशन, इसका मतलब है कि जो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं हैं, या तो रिसेशन वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में या जो है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। सीवर कंपटीशन का मतलब कि जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो इस तरह की दोनों स्थितियाँ या और भी चीज़ें जो है वो मार्केट में हो सकती हैं। कोई गवर्नमेंट की ऐसी अनसुटेबल पॉलिसी आ गई है जिसका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमारे पास एक मार्जिन बना रहे, कुछ रिजर्व हमारे पास बने रहे। वो रिजर्व तभी होंगे जब हम अपने ज़्यादा प्रॉफिट, जब हमारी बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, सिचुएशंस कंडीशंस अच्छी थी, उस टाइम पे हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, तो हम इन एडवर्स बिजनेस कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। रिसेशन का मतलब कि जब सेल कम हो रही है, मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है और कंपटीशन जो है वो, दूसरा पॉइंट जैसे आपका सीवर कंपटीशन की, कंपटीशन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगी। अगर कंपटीटर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि मार्केट शेयर कम हो जाएगा, या उनसे कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए आपको अपने प्राइजेस कम करने पड़ सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने कस्टमर्स को देने पड़ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कस्टमर को तभी दे पाएंगे जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे पुराने, या फिर आप जो है वो कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए अपने प्राइजेस को कम करना चाहते हैं, तो कम प्राइस पर बेचने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो प्रॉफिट कम प्रॉफिट के साथ बिजनेस को चलाना जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। बट अगर जब जिस सिचुएशन में, जिन कंडीशंस में जो हमारे पास जो है वो कम कंपटीशन कम था, उस टाइम पे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और जो है इन एडवर्स कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया आपका हेल्प्स इन एडवर्स बिजनेस कंडीशंस की, जब सिचुएशन कंडीशन जो है वो एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, उस केस में भी जो है हम ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमने पहले कमाया होगा तो उन सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने बिजनेस को, पहली बात तो उसका सर्वाइवल जरूरी है, सर्वाइवल होगा तभी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो उसको सर्वाइव करने के लिए जो है वो प्रॉफिट कमाना है। बट अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, और जो है वो नई यूनिट्स हम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और नए प्रोडक्ट्स जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। की जो हमारा प्रॉफिट है, अगर हम उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें ना कोई इंटरेस्ट देना होता है, ना कोई डिविडेंड देना होता है। तो ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करता है। हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल गोल्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, या रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, की किसी भी सोसाइटी का वो एक पार्ट है। तो जिस, अगर वो सोसाइटी का पार्ट है तो दैट मीन्स कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने जो है वो सोसाइटी से जो है उनके कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बदले में उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाए, कि सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, कि कोई आपने कोई स्कूल खोल दिया अपने स्टाफ के लिए, या फिर जो है वो कुछ आपने हॉस्पिटल्स खोल दिए, या फिर जो है आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो कंसेशनल बेसिस पर कोई कैंटीन फैसिलिटी दे दी। तो इस तरह के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या जिम की कोई फैसिलिटी खोल दी, तो वो सोसाइटी के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो सोसाइटी के लिए डेवलप कर दिया कि सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ के आसपास के, उन लोगों को भी फ़ायदा। तो वो हम सोशल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो हम अपने ही बिजनेस को जो है वो नहीं चला पाएंगे, अपने बिजनेस का सर्वाइवल हमारा नहीं हो पाएगा, तो हम सोसाइटी के बारे में कहाँ से सोच पाएंगे। बट अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो हम उस प्रॉफिट का इस्तेमाल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्योंकि क्यों जरूरी है, और वो उसको हम उसके लिए क्या सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स है कि हम कहें कि हमारा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सही है। बट अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है या ठीक नहीं है, तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म के हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है
द टर्म प्रॉफिट नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बट अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि जो है इसमें कौन से प्रॉफिट की बात की जा रही है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, या फिर जो है बिफोर टैक्स प्रॉफिट की बात की जा रही है, या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात की जा रही है, या टोटल प्रॉफिट की बात की जा रही है, या फिर अर्निंग पर शेयर की बात की जा रही है। तो इसमें जो है वो प्रॉफिट की जो टर्म है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में किस प्रॉफिट की बात की जा रही है। अर्निंग पर शेयर की बात की जा रही है, डिविडेंड पर शेयर की बात की जा रही है, बिफोर टैक्स की बात की जा रही है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात की जा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, या नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो वो जो टर्म है दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, कि क्लियर कट नहीं बताया गया है कि हम किस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसमें, इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि इसमें जो टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं किया गया। अब आपको टाइम वैल्यू अपनी शायद से पहली बार सुना होगा। तो इसमें टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि समय के साथ साथ जो है वो पैसे की कीमत कम होती चली जाती है। समय के साथ साथ पैसे की कीमत कम होती चली जाती है, क्योंकि जो पैसा, जो मनी, जो कैश आपको आज मिला है उसकी वैल्यू जो है, और वो उतने ही रुपए अगर आपको 5 साल या 10 साल बाद के मिलते हैं, उतनी ही अमाउंट आप जो है वो 5 या 10 साल के बाद रिसीव करते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। उसके बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से जो है वो मनी की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कि आप कहें कि 10 साल पहले जो है वो 100 रुपये में ये सामान आ जाता था, बट आज के टाइम पे वो उतना वैल्यू आपको नहीं आ सकती। दूसरी तरफ की रिस्क बढ़ जाता है, पता नहीं आज तो मिल गया बट नेक्स्ट टाइम आपको वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उतना पैसा, उतना प्रॉफिट आपको हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो रिस्क रहता है। तो इस समय के साथ साथ जो है, जो क्योंकि जो पैसा आज मिल गया दैट इज हैविंग मोर वर्थ, की उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो आपको आज मिल गया, एज कम्पेयर टू द इनकम और अमाउंट दैट इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, कि इन फ्यूचर अगर आपको वो मिलने वाला है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो उसको कंसिडर नहीं करता ये, इसमें कोई टाइम वैल्यू को कंसिडरेशन नहीं है। चाहे वो प्रॉफिट आपको आज की डेट में मिल रहा है, या 5 साल बाद हो रहा है, या 10 साल बाद हो रहा है, या 2 साल बाद हो रहा है, तो उसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है। सबकी सेम वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो एक इस पॉइंट पर इसको फेवर नहीं किया था, इसके अगेंस्ट में है कि टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करें। देन नेक्स्ट जो है, रिस्क फैक्टर नॉट कंसिडर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन इनकम और रिटर्न, दैट इज नोन एज रिस्क। कि अगर सर्टेन है तो दैट मीन्स की कोई रिस्क नहीं है ना। अगर आपको होता है कि 8% रिटर्न आनी है और 8% ही आनी है, ना वो 8 की 10 होने वाली है, ना 8 की वो 5% होने वाली है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर रिस्क नहीं है। बट रिस्क का मतलब है कि जब हाँ आपको पता है कि आपकी 2% भी हो सकती है रिटर्न और 20% भी हो सकती है, तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज रिस्क। और ये आपने भी सुना होगा कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो कई बार हम क्या है कि प्रॉफिट को ज़्यादा कमाने के लिए जो है वो ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं। तो अगर ज़्यादा रिस्क उठाया जाएगा तो दैट मीन्स कि जैसे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस लॉस के भी हैं। तो वो रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। और ज़्यादा रिस्क उठाने से क्या है कि हमें नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उस रिस्क फैक्टर को कहीं पर भी कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने की बात की गई है। बट उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए कितना रिस्क उठाया जा रहा है उसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया। और जो लास्ट इसका क्रिटिसिज्म है, इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स नॉट कंसिडर्ड। कि जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है, उस डिविडेंड पॉलिसी का हमारे शेयर्स के मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। कि डिविडेंड पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि डिविडेंड डिसीजन, कि जो हमारा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमने जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना पैसा जो है, कितना प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। कि उस चीज़ का, उस डिसीजन का हमारे शेयर्स के मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। तो जो हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने या ना करने से जो है हमारे शेयर के मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं, बट उसके बारे में यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, उसके बारे में कोई भी थिंकिंग नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, बट उस प्रॉफिट को बढ़ाने में क्या डिविडेंड डिसीजन रहेंगे, क्या डिविडेंड पॉलिसी रहेगी, और उस डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कि जिसमें हमने जो है वो प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा है कि इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के फेवर में क्या क्या है और अगेंस्ट में क्या क्या है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में, बट आज के टॉपिक में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हमने